आज हमारे साथ एक युवा, हमारे दोस्त, हमारे साथी, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट जनाब विष्णु शंकर जैन साहब। आपने इस इतनी युवा अवस्था में ही कई देश के विवादित मसलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, कुछ शहरों की सिविल कोर्ट में चैलेंज किया, और आपकी रिसर्च, आपका पेपर, आपकी जो अपील पिटीशन होती है वो इतनी तार्किक, इतनी लॉजिकल, इतनी रीजनिंग, इतने रेफरेंस के साथ होती है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी उससे ज्ञान मिलता है। श्री विष्णु शंकर जैन साहब, आपके पिताजी भी देश के जाने माने वकील रहे हैं, राम जन्मभूमि में भी उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकिन विष्णु शंकर जैन साहब ने 2015 में ये जो ताजमहल नाम की चीज है, जिसे बताया जाता है कि ये शाहजहां ने बनवाया था और ये उसकी प्यार की निशानी है, मैं उसे प्यार की निशानी कम ही कहता हूं, मैं कहता हूं ये तकलीफ की निशानी ज्यादा है। विष्णु शंकर जैन जी ने आगरा के सिविल कोर्ट के अंदर इस बात को चैलेंज किया, और कमाल की बात देखिए कि विष्णु शंकर जैन साहब ने कहा कि ये जो ताजमहल है ये ताजमहल नहीं है बल्कि ये शिव मंदिर है। इसमें भारत सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, क्योंकि एएसआई उनके अंडर में आती है, केंद्र सरकार ने अपना जवाब दिया है कि नहीं नहीं नहीं, ये शिव मंदिर नहीं है, ये विष्णु मंदिर है। और कमाल की बात देखिए, ये भी उन्होंने कहा कि हाँ, ये शाहजहां ने नहीं बनवाया है, ये केंद्र सरकार का जो 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 वकील साहब या जो संस्था उनको रिप्रेजेंट कर रही है, उन्होंने अपना एफिडेविट इस पे दिया है। इसी तरीके से दिल्ली में एक बहुत बड़ी ऊंची बिल्डिंग है, उसे पुरातत्व महत्व का भी घोषित कर दिया गया है, कुतुब मीनार। अब यूं तो जब इन सब सब्जेक्ट की बात होती है तो लोग समझते हैं कि कुछ हिंदूवादी संगठन, कुछ लोग जो है भावनाओं में बह के इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन जब कोर्ट में बात होती है तो वहां भावनाएं नहीं होती, वहां तथ्य और तर्क और लॉजिक और रीजन होता है। इस कुतुब मीनार के अंदर कमाल की बात है, और मैं कहता हूं कोर्ट कचहरी की बात छोड़ दीजिए, एक आम आदमी की हैसियत में भी अगर आप जाएं तो ये जो कुतुब मीनार है, जिसको कहा जाता है कि गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, यानी पूरा का पूरा इतिहास, मुगल जितने भी आए, चोरी डकैती लूट झूठ के अलावा कुछ और मिलता ही नहीं है। कुतुब मीनार की जो वहां उसके अंदर अहाते में जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनी हुई है, उस मस्जिद के अंदर जो लिखा हुआ है, वहां खुद ही लिखा हुआ है कि ये 27 जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई। अब आप सोचिए कि खुद वहां लिखा हुआ है, एएसआई का बोर्ड लगा हुआ है, वो भी इस बात को कहता है कि ये 27 जैन मंदिरों को तोड़ के बनाएगा। उसके बावजूद भी इस देश में गुंडागर्दी है, क्योंकि आप मुसलमान हैं तो सरकार भी डरेगी, संविधान भी डरेगा, सुप्रीम कोर्ट भी डरेगी। और आप इसलिए डरेगी क्योंकि आपको सिर्फ एक ही फन आता है, लूटपाट, दंगा और मारकाट। तो मैं मानता हूं कि भारत का कानून, भारत का संविधान, भारत की पुलिस, भारत की न्याय व्यवस्था क्या इतनी कमजोर है कि अगर कुछ लोग इस देश की सभ्यता को, इस देश की सिविलाइजेशन को, इस देश के सरोकारों को, संस्कृति को नष्ट करे, और उसको अगर तार्किक रूप से कोई लड़ाई लड़े तो भी लड़ेंगे, और कोई पॉलिटिकल पार्टी कहे तो भी लड़ेंगे। लेकिन मुझे खुशी है कि इस दौर के युवा लोग इन बातों को समझ रहे हैं, और उसका जो महत्व है, यानी महत्व यह है कि जब तक आपको अपना इतिहास नहीं पता होगा, जब तक आपको अपने पूर्वजों के बारे में नहीं पता होगा, तो आप अपने वर्तमान में उस गर्व के साथ नहीं जी सकते। अगर आपको ये झूठ बोला गया है कि आपका तो पूर्वज गुलाम थे और आपने तो कोई मंदिर की रक्षा करने वाला नहीं था, आपका कोई पुरुषार्थी नहीं था, तो उससे जो वर्तमान पीढ़ी होती है वो कुंठा में, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में, एहसास से कमतरी में रहती है। तो किसी भी एक जिंदा कौम को रहने के लिए उसकी इतिहास को सही बताया जाए, अगर वो थोड़ा खराब भी है तब भी बताया जाए, लेकिन आपका इतना ग्लोरीफाई और इतना ग्लोरियस इतिहास है, उसको आप इतना डिमीन करके बताएं तो कुंठा होती है। लेकिन मुझे खुशी है कि विष्णु शंकर जैसे युवा लोग अपनी बात को सिर्फ कोर्ट में भावनाओं पे नहीं रखते। मैंने खासतौर से जो मथुरा के अंदर, जहां मुसलमानों ने कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर एक ईदगाह बना रखी है, एक फ्रॉड एग्रीमेंट करके बना रखी है, उसकी कई डिबेट जब मैंने सुनी तो विष्णु शंकर जैन को मैंने अक्सर देखा
कि विष्णु शंकर जैन अपनी बात में कोर्ट में क्या कागज लगाना है क्या नहीं लगाना है, लेकिन जब मैंने डिबेट में देखा तो उसमें भी जो बेवकूफ किस्म के जिहादी आते हैं वो अतार्किक बातें करते हैं, इलॉजिकल बातें करते हैं। उनके एक एक बात का जवाब किस किताब से लिया, ये किताब किसने लिखी है, इस किताब का पेज नंबर क्या है। तो मैं मानता हूं कि आज की पीढ़ी के लिए विष्णु शंकर जैन जैसे लोग एक इंस्पायरेशन हो सकते हैं। नए युवा जो इस प्रोफेशन में आ रहे हैं, अगर वो कुछ ऐसे मुद्दों को लेंगे तो मैं समझता हूं कि लंबी लड़ाई होगी। बाकी छोटे छोटे मुकदमे, हार जीत, ये सब चलता रहता है। विष्णु शंकर जैन जी को मैंने खासतौर से इसलिए दावत दी है कि आज देश में बहुत कुछ बड़ा गर्म माहौल है और हम जगह जगह देख रहे हैं कि कहीं मजार पैदा हो जाती है। हरियाणा के अंदर एक पूरा सिलसिला चल पड़ा है, यहाँ मजार पैदा हो गई, वहां मजार पैदा हो गई, यहाँ मस्जिद बन गई। और फिर कुछ फ्रॉड किस्म के लोग जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं वो बताते हैं कि साहब देखिए अहमदाबाद के पास ये जो मजार सड़क के किनारे, ये 100 साल पुरानी मजार थी और 100 साल पहले कौन सा पीर मरा था, कहां से वो पीर आया था। इस तरीके के झूठे मक्कारों ने चारों तरफ फैला रखा है और उसके ऊपर पीर के पास 2 फकीर बैठ जाएंगे और वहीं पे उर्स होने लगेगा और हिंदुस्तान का हिंदू जो है वो ये सोच के डरता है कि भाई ये बनी रहने दो। लेकिन ये जिस तरीके की इग्नोरेंस हिंदुओं में है, ये बनते 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 अब ये चौराहे चौराहे बनने लगी। इलेक्शन कमीशन के सामने बन गई, फिर रेड क्रॉस जो पार्लियामेंट के सामने वहां बन गई, फिर आपने वहां एयरफोर्स भवन के सामने बना दी। तो ये एक तरीके का माफिया सिस्टम चल रहा है इस देश के अंदर कि आप जमीन को भावनात्मक तौर पे, मजहबी तौर पे बना दो और फिर जब उसको कोई उठाओ तो उसको आप रिएक्शन करो कि साहब यहाँ तो मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, यहाँ मुसलमानों का पीड़न। तो इस बैकग्राउंड में, इस पस मंजर में हम आज की बहस चाहते हैं कि विष्णु शंकर जैन साहब ने जिस तरीके से 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है कि भारत की संसद कैसे कोई कानून बना सकती है कि किसी लुटेरे की लूटी हुई प्रॉपर्टी, जिसकी प्रॉपर्टी का मालिक है, आप कहें कि नहीं ये लुटेरे ने लूट ली है, अब इसकी यथास्थिति बनाए रखिए। इसी तरीके से कई और मुद्दों पे भी है, लेकिन एक मुद्दा जिससे शायद देश जानता तो है लेकिन उसकी बारीकियां नहीं पता है। और 1995 में वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट बना और फिर 2013 में जिस तरीके की मैं समझता हूं कि 2006 में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री आई थी और जिन लोग उस माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को चला रहे थे वो कौन लोग, जिहादी लोग थे, सबको मालूम है रहमान साहब क्या काम करते हैं और क्या है वो। तो उन्होंने किस तरीके से इसको एक कानून में कन्वर्ट कर दिया। तो ये वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट, वक्फ प्रॉपर्टी कानून, इसकी कुछ हिस्ट्री जो है मैं समझता हूं आजादी से पहले की भी है, उसके बाद हुआ, फिर 56 में हुआ, फिर 95 में। लेकिन आज ये देश के लिए खतरनाक क्यों है और क्या सेकुलर भारत के अंदर इस किस्म का कोई कानून बनाया जा सकता है? ये तो हम जानते हैं पुरानी सरकारों ने सब कुछ करा, लेकिन देश को अवेयर करना, देश को सही तथ्यों पे सही बात बता देना, उसके बाद देश तय करेगा कि हमें इसके बारे में क्या करना है। लेकिन विष्णु शंकर जैन जी आज उस वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट जो 2013 में कानून बना, उसकी बारीकियां क्या हैं और उसमें देश को और इस राष्ट्र को क्या खतरा है, इस बारे में तफसील से विस्तार से बताएंगे विष्णु शंकर जैन जी। आपने अपने इस वकालत के समय में से समय निकाला और आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और इस प्लेटफॉर्म का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट है उसको बुलाएं और वो समस्या लोगों को आसान शब्दों में समझा सके। वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में आपके पास जो भी जानकारी है उसको जिस भाषा में आप समझाते हैं वो इतनी आसान भाषा होती है कि एक आम आदमी को समझ में आता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। विष्णु शंकर जैन जी, आप अपनी बात रखें। सर्वप्रथम धर्म संस्थापना के देवता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा नमन। हम सबके गुरु, जगत गुरु, परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले के चरणों में मेरा नमन। हिंदू हृदय सम्राट माननीय पुष्पेंद्र कुलशेखर जी ने, आपने आज मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और मुझे ये अवसर दिया कि मैं वक्फ एक्ट 1995 पे अपनी बात रखूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय है कि आज मैं आपके चैनल पे अपनी बात रख सकता हूँ और मुझे बहुत खुशी होगी अपना जो रिसर्च है, जो डेटा है, जो अपना काम है, वो आपके और आपके दर्शकों के साथ शेयर करके, और उम्मीद करूंगा कि जो रिसर्च हमने की है ये इस देश का समाज, इस देश की कौम आगे लेके जाएगी और जो बात हम रख रहे हैं वो लोगों तक जाएगी और जो इनजस्टिस हो रहा है पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा उसको लोग रेक्टिफाई करने के लिए आवाज उठाएंगे। सबसे पहले वक्फ एक्ट 1995 की जो आपने बात रखी है, इसमें मैं बताना चाहता हूं इसमें बहुत रिसर्च हुई है वक्फ एक्ट 1995 और उससे पहले। और अगर वक्फ का हम कॉन्सेप्ट समझें,
मैं सारी धाराओं पे आऊंगा। सबसे पहले मैं मूलभूत समझाना चाहता हूं कि वक्फ का कॉन्सेप्ट क्या है। वक्फ वही कर सकता है जो किसी प्रॉपर्टी का मालिक हो, जो उसका ओनर हो, जिसके पास उसकी क्लियर ओनरशिप है, वही वक्फ को डेडिकेट कर सकता है अल्लाह को। और जब ये मैं इस्लामिक लॉ की बात कर रहा हूँ, शरिया लॉ की बात कर रहा हूँ। और जब वक्फ डेडिकेट हो जाता है अल्लाह को, उसके बाद उस आदमी का राइट उस प्रॉपर्टी से खत्म हो जाता है, एक्सटिंग्विश हो जाता है। उसके बाद वो उसको टच भी नहीं कर सकता। तो इसमें दो जजमेंट्स हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जज थे माननीय जस्टिस सुधीर अग्रवाल साहब, उन्होंने दो बहुत ही लर्नेड जजमेंट्स दिए हैं इस पे, और उसका साइटेशन में बताऊंगा कि कोई भी दर्शक उसको गूगल पे भी पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। पहला जजमेंट है महमूद हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये 23 फरवरी 2018 को डिलीवर हुआ है इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा। जस्टिस सुधीर अग्रवाल इसके ऑथर हैं। और दूसरा जजमेंट है मैसर्स रामेश्वर राम गोपाल वर्सेस 10th एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कानपुर। ये 2013 एससीसी ऑनलाइन इलाहाबाद पेज नंबर 13671 पे मौजूद है। ये दो जजमेंट्स हैं। अब इसमें इन दोनों जजमेंट से बात क्या निकल के आती है, मैं वो बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, और उसके बाद वक्फ एक्ट पे आऊंगा। सबसे पहली बात, जस्टिस सुधीर अग्रवाल साहब जो जजमेंट के ऑथर हैं, उन्होंने वक्फ का कॉन्सेप्ट निकाला कि वक्फ का कॉन्सेप्ट है क्या। और उन्होंने ये कहा है, पैरा 9 पे मैं उसको पढ़ के बता भी देता हूँ, सरल भाषा में समझा भी दूंगा, दैट द क्रिएशन ऑफ वक्फ was held valid and lawful by Prophet Muhammad. It is said that this rule was laid down by Prophet Muhammad, Prophet himself, and handed down in succession by Ibn Abu Nafi and Ibn Umar. Umar got piece of land in Khyber. उमर को एक जमीन का टुकड़ा मिला था खैबर में। Whereupon he came to the Prophet, और उन्होंने प्रॉफिट से आके पूछा कि क्या इसका मैं क्या करूं, जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा, इफ यू लाइक यू मे मेक अ वक्फ ऑफ इट, आप इसका वक्फ बना ले एज इट इज and bestow it in benefication. Omar thereupon bestowed it in charity on his relatives, the poor and the slaves, and in the path of God and the travelers, in a way that the land itself might not be sold nor conveyed. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमर ने कहा कि उन्होंने ऐसी वक्फ बनाई कि ना वो बेची जा सके, ना कन्वे करी जा सके गिफ्ट से, ना इनहेरिट की जा सके। मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ संपत्ति हो जाती है तो आप उसको किसी तरह से एलिनिएट नहीं कर सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऑलरेडी जो वक्फ का कॉन्सेप्ट है, इस्लामिक लॉ के स्कॉलर्स हैं, उन्होंने लिखा हुआ है। जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने अपने जजमेंट में वो सारे बुक्स और कमेंट्रीज को रेफर करके यहाँ पे लिखा है। इसके बाद इसमें कैलकाटा हाईकोर्ट का भी बहुत ही डिटेल्ड जजमेंट है। तो पॉइंट जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि अब इस परिप्रेक्ष्य में आज के मौजूदा वक्फ एक्ट को देखें तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कैसे वक्फ एक्ट 1995 एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है लोगों की प्रॉपर्टी हड़पने। और अगर मुझे जरा सी इजाजत दें तो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो मैं वक्फ एक्ट का देना चाहूंगा, क्योंकि आपने उसका जिक्र किया था, तो लोगों की नॉलेज के लिए भी ये जरूरी है कि ये वक्फ एक्ट का ओरिजिन कहां से हुआ और ये आज इसकी क्या स्थिति है। तो जो मैंने आपको बताया इस्लामिक लॉ का मेन मूलभूत सिद्धांत, प्रॉफिट मोहम्मद की बात मैंने जस्टिस सुधीर अग्रवाल के जजमेंट से बताई है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इंडिया में वक्फ एक्ट का कंसेप्ट आया है जब से मुस्लिम रूल इंडिया में डेवलप हुआ और मुगल काल में। इसके बाद सबसे पहले वक्फ एक्ट का जो कॉन्सेप्ट है हमें मिलता है फतवाए आलमगीरी, जो औरंगजेब के जमाने में लिखी गई थी। और इसमें ये कॉन्सेप्ट था कि जो सुल्तान है, जो उस समय का बादशाह था, वो सारी वक्फ संपत्ति को मैनेज करता था, देखता था। और उसने इसके लिए 3-4 टायर सिस्टम बना रखा था, जिसे कहते हैं सुल्तान पहले से पूरे वक्फ को मैनेज करता था। सेंट्रल लेवल पे सदर बोलते थे इसको, प्रोविंशियल लेवल पे सदर सूबा बोलते थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सदर सरकार बोलते थे, और लोकल लेवल पे काजी उसको डील करते थे, और इंडिविजुअल वक्फ को मुतवल्ली डील करते थे। ये कॉन्सेप्ट था औरंगजेब के टाइम पे फतवाए आलमगीरी में। उसके बाद 1810 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने एक एक्ट लाया बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसके तहत सारी वक्फ संपत्ति उस समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू देखता था, चाहे हिंदू वक्फ हो, चाहे मुस्लिम, चाहे हिंदू ट्रस्ट हो, चाहे मुस्लिम वक्फ हो। इसके बाद बंगाल रेगुलेशंस आए, बंगाल रेगुलेशंस 19 of 1810, जिसे कहते हैं बंगाल चैरिटेबल इंडोमेंट पब्लिक बिल्डिंग एंड एस्टेट्स रेगुलेशन 1810। इसके तहत वक्फ और हिंदू संपत्ति का पूरा ब्यौरा और मैनेजमेंट किया जाता था। इसके बाद क्योंकि ये सिर्फ बंगाल के लिए था, अवध के लिए स्पेशल एक्ट आया। जब अवध अनेक्स हो गया 1856 में,
तो एनेक्सेशन ऑफ अवध के बाद ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया 1857 में, और ईस्ट इंडिया कंपनी से सारी चीजें आ गई ब्रिटिश गवर्नमेंट पे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय की एक्ट्स लाई वक्फ को डील करने के लिए, जिसमें उन्होंने रिलीजियस एंडोमेंट्स एक्ट बनाया 1863, अवध लॉज एक्ट बनाया 1876, पंजाब लॉज एक्ट बनाया 1872, और लखनऊ का एक एरिया हुसैनाबाद, उसकी वक्फ संपत्ति को मैनेज करने के लिए हुसैनाबाद एंडोमेंट एक्ट 1878 बनाया। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, एक कॉन्सेप्ट है वक्फ में, वक्फ अल औद, वक्फ अल औलाद, वक्फ अल औलाद। इसका मतलब है कि अगर कोई आदमी वक्फ करना चाहता है और वो अगर अपने परिवार को वक्फ करता है, समाज को नहीं, अगर वो परिवार को वक्फ करता है तो उसे कहते हैं वक्फ अल औलाद। तो वक्फ अल औलाद अगर कोई करता है तो उसको प्रीवी काउंसिल ने उस समय कहा कि गलत है, ये इस्लामिक लॉ के अगेंस्ट है। वक्फ आप हमेशा समाज को कर सकते हैं, अपने लोगों को कर सकते हैं, अपने घर के बीच में अगर आप संपत्ति ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको वक्फ का नाम नहीं दे सकते हैं। और प्रीवी काउंसिल का जजमेंट आया अबुल फता मोहम्मद वर्सेस रसमैया 22-1A-76, प्रीवी काउंसिल ने होल्ड किया कि वक्फ अल औलाद गलत है। इसके अगेंस्ट मुस्लिम समाज में बहुत रोष था, वो लॉर्ड कर्जन के पास गए, उन्होंने विरोध किया कि वक्फ अल औलाद को सही घोषित किया जाए। उसके बाद वैलिडेशन एक्ट आया, वैलिडेशन एक्ट आया 1913 में, जिसमें वक्फ अल औलाद को माना गया, वैलिड माना गया। और ये वैलिडेशन एक्ट आया है 7 मार्च 1913 में। ये हिस्ट्री देना वक्फ की बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं जो बात बताऊंगा तो वो उसमें बहुत क्लैरिटी आएगी। इसके बाद मुसलमान वक्फ एक्ट आया 1923, 5 अगस्त 1923 को मुसलमान वक्फ एक्ट पूरे ब्रिटिश इंडिया में लागू हुआ, और 1948 में इसी में अमेंडमेंट हो गया और वर्ड ऐड हो गया, ऑल प्रोविंस ऑफ इंडिया, मतलब पूरे भारत में 1923 का एक्ट लागू रहेगा। और इसके बाद अलग अलग प्रोविंस, अलग अलग 4-5 राज्य थे, उन्होंने अपने अपने कानून बनाए। अल्टीमेटली वक्फ एक्ट 1954 आया, वक्फ एक्ट 1984 आया, और उसके बाद वक्फ एक्ट 1995 आया, जो इस समय इन ऑपरेशन है, और इसमें 2013 में भी कुछ अमेंडमेंट हुई। तो ये इस वक्फ एक्ट का बैकग्राउंड है। अब वक्फ एक्ट की वो कौन सी खतरनाक धाराएं हैं जो हिंदू समाज को, हम सबको बहुत ज्यादा पीड़ा देती हैं, अफेक्ट करती हैं, और एक इंस्ट्रूमेंट बन गई हैं प्रॉपर्टी को कब्जा करने का, और एक इंस्ट्रूमेंट बन गई है शरिया लॉ के भी खिलाफ। तो मेरी बातों को दो चीज से एनालाइज करिएगा, वक्फ एक्ट कैसे शरिया लॉ के खिलाफ है, और वक्फ एक्ट कैसे इस देश के संविधान के खिलाफ है। मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। और अपनी बात को रखने से पहले सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो वक्फ एक्ट 1995 है, वक्फ एक्ट 1995, पहली बात, ये बियॉन्ड लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। ये बात हमने सुप्रीम कोर्ट में भी अपने रिट पिटीशन के द्वारा कही है। बियॉन्ड लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस जब मैं कहता हूं, इसका मतलब है कि कोई भी एंट्री, संविधान की कोई भी एंट्री, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, उसमें कहीं भी वक्फ शब्द यूज नहीं। तो हमारा आर्गुमेंट ये है कि पार्लियामेंट को वक्फ पे लॉ बनाने की पावर नहीं थी जब तक कि वो लिस्ट में ये पावर अपने आप को ना देती बाय अमेंडमेंट। ये बात हमने कही है। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं वक्फ ट्राइब्यूनल को भी कहता हूं कि वक्फ ट्राइब्यूनल भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसके लिए कोई भी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है पार्लियामेंट को लॉ बनाने की। लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस एक बहुत ही टेक्निकल आर्गुमेंट होता है, और इसका परिप्रेक्ष्य यह है कि पार्लियामेंट उन्हीं सब्जेक्ट्स पे, या राज्य सरकार या केंद्र और राज्य सरकार उन्हीं सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकती हैं जो संविधान की एंट्रीज में हो, चाहे एंट्री 1 हो, चाहे एंट्री 2 हो, चाहे एंट्री 3 हो, उस पर कानून बनाया जा सकता है। और अगर उसमें एंट्रीज में वो सब्जेक्ट मेंशन नहीं है तो आप उसमें कानून नहीं बना सकते हैं। पर जब भी ये आर्गुमेंट किया जाता है तो हमेशा केंद्र सरकार के वकील सुप्रीम कोर्ट में आके एक बात कहते हैं, रेसिड्यूरी पावर, कि अगर उसमें नहीं भी है तो हम रेसिड्यूरी पावर्स में बना सकते हैं। अगर रेसिड्यूरी पावर के आर्गुमेंट को 1 मिनट के लिए हटा दें तो डायरेक्ट वक्फ पे कानून बनाने की पार्लियामेंट को या राज्य सरकारों को कोई भी पावर नहीं।